अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के इस सिलसिले में आपको खुश आमदीद। सबसे पहला जो सवाल है वो आदिल तनवीर साहब की तरफ से है। उन्होंने पूछा है कि सर प्लीज़ बता दें कि वैक्सीन लगने के विद इन 2 ईयर्स डेथ हो जाएगी कि, क्योंकि एक फ्रेंच जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है, तो प्लीज़ आप ये क्लैरिफाई कर दें। आदिल, इसके ऊपर मैं अपने जो मेन चैनल पे कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अभी कम से कम वो 60,000 से ज़्यादा उस पर व्यूज़ आ चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर ये जो एक साइंटिस्ट ने क्लेम किया है फ्रांसीसी, जो एक झूठा क्लेम है बिल्कुल। दरअसल ये तो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया है कि 2 साल वाली तो मैंने बात की नहीं है। उन्होंने ये बात की थी कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो इसका आपको नुकसान होना है, फायदा नहीं है। तो इसको मैंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि वो गलत कह रहे हैं और कोरोना को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस थ्योरी को या जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने बुनियाद बनाया इस फ्रेंच साइंटिस्ट ने, तो उस थ्योरी को हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। जो पाकिस्तान में डेंगू वायरस को लेके तो हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस को लेके अभी तक पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ। और जहन में रखें कि डेंगू वायरस की कोई पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं लगी थी, क्योंकि इसमें यह होता है कि जब एक से ज्यादा मुख्तलिफ अकसाम जो होती हैं किसी वायरस की किसी माशरे में घूम रही हो, तो ये डर होता है कि अगर आप एक किस्म से पहले इन्फेक्शन आपको होती है, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी होती हैं, तो बाज एंटीबॉडीज होती हैं बहुत वीक। तो जब नई किस्म वायरस की आके आपके जिस्म में दाखिल होगी और उसके खिलाफ वो जो वीक एंटीबॉडीज हैं, जो उस वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पे वो या मजबूती से नहीं उसके साथ जुड़ सकेंगी। तो आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जो उसको मारने की कोशिश करेगा, तो उसी के अंदर जाके ये जो वायरस है तो ये तकसीम दर तकसीम होगा और उस शख्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसे कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट। लेकिन अभी तक जब से दुनिया में यानी अगस्त के बाद से ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन के, दुनिया में करोड़ों लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है, तो ये जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट है कोरोना वायरस को लेके, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो आदिल, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ये 2 साल वाली बात तो वैसे ही गलत है। वो खुद साइंटिस्ट आ चुके हैं, वो मीडिया में जो फ्रांस के, जिनकी आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, तो उन्होंने सख्ती से कहा है कि ये 2 साल वाली बात मैंने नहीं की, जो कि पाकिस्तान जैसे में और बाकी मुल्कों में बहुत ज्यादा वायरल हुई है इनकी ये पोस्ट। लेकिन बाकी पे वो कहते हैं कि ये मेरी थ्योरी है, क्योंकि ये बड़े एक रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था 2008 में, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहले जो वायरस होता है HIV, जो वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एड्स। तो ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज बेसिकली होती है, ये सिंड्रोम इसको हम कहते हैं। तो क्योंकि इनका नाम बहुत ज्यादा है, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए इस दावे की वजह से लोग इनको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अक्सर हम जिक्र नहीं करते, इनके बहुत सारे और भी दावे थे जो गलत साबित हुए हैं। लेकिन एनीवे, इस बात में आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है कि ऐसा कुछ मुमकिन है। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है आबिद हुसैन साहब की तरफ से, और उनका ये कहना है कि डॉक्टर, आई हैव सफर्ड विद कोरोना, स्टिल आई एम विद ऑक्सीजन बट इट इज स्टेबलाइज्ड विद नो ऑक्सीजन बाय सिटिंग और लाइंग डाउन। इट गोज अराउंड लाइक 90 to 92% सेचुरेशन की वो बात कर रहे हैं। बट व्हेन आई ट्राई टू गो टू द बाथरूम इट ड्रॉप्स एंड माई हार्ट रेट इंक्रीजेस टू 150 व्हाट आई शुड डू। तो उन्होंने पूछा है कि उनको कोरोना हुआ था, वो उससे सेहतयाब हो चुके हैं। जब तो वो लेटे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो ऑक्सीजन के, अगरचे वो पहले ऑक्सीजन पे थे तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी वो उठते हैं, चलते हैं और वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो उनके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 150 तक, और उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए? ये एक अहम सूरत हाल और अहम ये इनका सवाल है। होता यह है दोस्तों कि जब किसी को स्वेयर कैटेगरी में वो इन्फेक्शन होती है, स्वेयर कैटेगरी उसे कहते हैं जब नमूनिया भी हो जाए, ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े, तो उसके बाद रिकवर होने के बाद, सेहतयाब होने के बाद भी कुछ लोगों में जो उनके लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो उनके अंदर एक खास किस्म की कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ। ये आपका हाथ है, यहाँ पे अगर मेरे जख्म हो जाए, उसके बाद वो जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक स्कार भी बनेगा और एक कुछ दिनों तक एक ऐसी सूरत हाल बनेगी कि जिसको हम बाद में उखेड़ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस या स्कारिंग। तो आपके जो लंग्स होते हैं, जब वो जख्मी होने के बाद ठीक होंगे, तो उनमें फाइब्रोसिस भी होगी, स्कारिंग भी हो सकती है, जो आपको कुछ अर्सा के लिए प्रॉब्लम करेगी, जैसे इनके अंदर हो रहा है। होता यह है कि जब ये उठ के चलने की कोशिश करते हैं या वॉशरूम जाते हैं, तो इनका जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, क्योंकि जाहिर है कि वो एनर्जी की प्रोड्यूस करता है चलने फिरने के लिए। अब वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक अमल होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब उस ऑक्सीजन के लिए इनका, क्योंकि इनके लंग्स में थोड़ी स्कारिंग हो सकती है,
तो उसके लिए जब वो ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो दिल फिर ज्यादा काम करता है, जिसको हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहते हैं, कि दिल की धड़कन यानी पल्स रेट बढ़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दफा जो सर्कुलेशन है वो उन टिश्यूज तक जाए जिनको ऑक्सीजन चाहिए। तो जब उसकी वजह से इनके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इनको फिर पैल्पिटेशन यानी फील होता है कि मेरा दिल भी धड़क रहा है और ऑक्सीजन भी ड्रॉप हो रही है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि जाहिर है कि आप अपने किसी डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं, आप उनसे बात करके अपना जो HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन या जो फेफड़े हैं उनका सीटी स्कैन करवाएं, और वो जो सीटी स्कैन है वो फिर वहां से देखेगा कि किस हद तक आपकी फाइब्रोसिस है। तो आपका डॉक्टर उसको देखते हुए कुछ दवाइयां तजवीज करेंगे वो, और आहिस्ता आहिस्ता ये मसला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये मसला ठीक नहीं होता है तो एक तो जहां पे आप हो वहां पे ऑक्सीजन करीब हो, और उसके अलावा आपने कोई बहुत ज्यादा एक्सर्शन भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा अपने आप को नहीं थकाना। और जब भी आपकी सैचुरेशन 92 या 90 से नीचे जाए तो आपको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है लगाना। दोस्तों अगला जो सवाल है वो सुबहान अली हिस्बानी साहब की तरफ से है, और उन्होंने कहा है कि मुझे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी थी, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, जितनी दवाइयां मार्केट में मिलती हैं सभी में साइड इफेक्ट होते हैं। यानी इनके सवाल को मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूं कि इनका ये कहना है कि उनको वैक्सीन लगी और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें साइड इफेक्ट नहीं आए। उनका ये कहना है कि जब हर दवाई में साइड इफेक्ट होते हैं तो इसमें ज़्यादा परेशान मत हो, यानी आप लोगों को इसको तशवीश में नहीं लेना चाहिए कि ये जो एस्ट्राजेनेका के क्लॉट्स हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को ना एक मिसाल दे के इन भाई की बात को भी ज़रा वजाहत कर दूंगा। एक तो बड़ी खुशी की बात है कि इनको कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह करे अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ना बने, और बहुत कम लोगों को क्लॉटिंग का प्रॉब्लम बनता है, ये भी जहन में रखें। यानी ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली रेयर, या रेयर मैं लफ्ज़ यूज़ करूंगा, मैं एक्सट्रीमली नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि 2.25 करोड़ लोगों में से 26 लोगों की जान चली जाए तो वो मेरे लिए फिर भी रेयर है, लेकिन ज़रूरी है उस पर बात करना। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप किसी का बच्चा जो है फर्ज करें कि वो बाइक चलाता है, और बाइक वो बड़ा जैसे आजकल के बच्चे करते हैं कि वन व्हीलिंग भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं कि जिसमें लोग बाइक चलाते हुए वन व्हीलिंग नहीं करते बल्कि वो गाड़ियों पे जाते हैं, बसेस पे जाते हैं और बाकी, तो स्टैटिस्टिकली आपको पता चलता है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो अमवात होती हैं और वन व्हीलिंग से तो बहुत ही कम लोगों की उसके मुकाबले में अमवात होती है, बहुत ही कम। तो क्या आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा क्योंकि चांसेस बहुत कम हैं तो आप वन व्हीलिंग कर सकते हो? आप कभी भी नहीं कहेंगे। यही वो पॉइंट है, यही वो नुक्ता है जो एस्ट्राजेनेका के बारे में हम लोग कहते हैं कि जब हमें पता है कि बेशक करोड़ों में से 10 लोगों की डेथ होगी, लेकिन आपको पता है कि ये फिर बड़ा खतरनाक सूरत हाल है जिनको प्रॉब्लम बनेगी और उनके लिए जान जाने का भी डर है, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि बेटा क्योंकि रिस्क कम है तो आप कर लो वन व्हीलिंग, बल्कि आप उसको कहेंगे कि बेटा आपको पता है कि वन व्हीलिंग का अंजाम क्या होगा, तो आप उसको मना करेंगे। तो इसीलिए सुभान साहब जो है, मैं उनको भी यही कहूंगा सर कि अल्लाह करे कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना बने, लेकिन जो बहुत कम लोग हैं वो यंग होंगे, अक्सर उनमें फीमेल्स होंगी, तो फिर हमें ये तशवीश है कि वो लोग जिनको कोरोना होने के बाद चांसेस ये हैं कि उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर उनको वैक्सीन से नुकसान होना है तो उस चीज़ की आगाही देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगला जो सवाल है वो है जूस वर्ड नामी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि बट सऊदी अरेबिया इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग चाइनीज वैक्सीन, इज इट ट्रू? इफ यू आर वैक्सीनेटेड विद एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड 2 अदर वैक्सीन्स देन यू कैन ट्रैवल टू सऊदीया, प्लीज कंफर्म इट। जी पहले तो बात यह है कि जो सऊदीज हैं उन्होंने बताया था कि अगर आपको 4 में से कोई भी वैक्सीन लगी हुई है, जिसमें शामिल है एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, तो तब आप उनके मुल्क में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको आइसोलेट होने की, क्वारंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू आर फ्री टू मूव अराउंड, कि आप घूम फिर सकते हैं, या जो जिस काम के लिए भी आप आए हैं, चाहे वो हज है, उम्रा है या बाकी भी किसी भी काम के लिए, तो आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई वैक्सीन लगी हुई है जिसमें चाइनीज़ भी शामिल हैं, जिसमें रशियन भी शामिल हैं, तो फिर आपको उनके मुल्क में जाके क्वारंटीन करना होगा, आइसोलेट करना होगा 2 हफ्ते के लिए, और उस तमाम का जो खर्चा है वो आपको खुद बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जो भी फैसिलिटी में आपको वहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद वो आपको देखेंगे, आपका अगर PCR नेगेटिव है तो फिर आपको वो इजाज़त देंगे, यानी वो वैक्सीन को कंसीडर ही नहीं कर रहे। और इसी तरह जो चाइनीज़ हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर आपको कोई भी वैक्सीन लगी हुई है लेकिन वो चाइनीज़ नहीं है तो आप चाइना में एंटर नहीं हो सकते, अगर होंगे तो फिर आपको ये आइसोलेशन और ये सब से गुजरना पड़ेगा। तो बदकिस्मती है ये
ये सियासत है और कुछ भी नहीं है। ये लोगों के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेलने की बात है कि जब लोग, दुनिया परेशान है और उस परेशानी के आलम में वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आज भी इन मुल्कों को अपनी सियासत की सूझ रही है। तो यहाँ पे जो रोल बनता है वो यूएनओ का बनता है, वो इसके बारे में कुछ हदायत जारी करे। वो WHO के साथ मिलके और दुनिया के बाकी जो आलमी इदारे हैं उनके साथ मिलके ये हदायत दें कि दुनिया की कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो रिकमेंडेड हैं, और अगर आपको किसी को भी इंसान को वो लगी हुई है तो वो दुनिया के हर इलाके में घूम फिर सकता है। लेकिन जो आपकी ये सऊदीया वाली बात है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात इस से मैं एग्री नहीं करता कि ऐसे होना चाहिए। दोस्तों, जो आज का आखिरी सवाल है वो है सदफ शाहिद की तरफ से। उन्होंने पूछा है, रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, काइंडली गाइड कर दें कि अगर किसी को कोरोना हो चुका हो ऑलमोस्ट 6 to 8 months अगो एंड ही स्टिल हैव स्पाइक एंटीबॉडीज, उन्होंने वैल्यू लिखी है जो कि 48 यानी कि बाइंडिंग यूनिट्स आगे लिखे हुए हैं। ही स्टिल डज ही स्टिल नीड वैक्सीनेशन, कि अगर किसी को एंटीबॉडीज बनी हुई हैं 6 से 8 महीने पहले उनको कोरोना हुआ था, नेचुरल इन्फेक्शन हुई थी और उनकी 48 एंटीबॉडीज हैं, तो क्या उनको अभी भी वैक्सीन की जरूरत है? देखें सदफ, ये मैं इसका ये जवाब दे सकता हूं कि फौरी तौर पे वैक्सीन वो नहीं भी लगवाएं तो उनका इम्यून सिस्टम प्राइम भी हो चुका है, उनकी एंटीबॉडीज मौजूद भी हैं, और उम्मीद यही है कि कल कला जैसे ही कोई वायरस का उनको सामना होता है, कोरोना वायरस का, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकवर करेगा जल्दी से जल्दी और एंटीबॉडीज ज्यादा बनाएगा। क्योंकि मैं बार बार दोस्तों को एक बात बताता हूं कि एंटीबॉडीज तो एक छोटा सा हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसके अलावा भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बी सेल हैं, टी सेल हैं, मेमोरी बी सेल और टी सेल हैं, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल हैं। तो ये तमाम मिलके जो इम्यून सिस्टम को प्राइम करते हैं जब आपको वैक्सीन लगी हो या नेचुरल इन्फेक्शन आपको हुई हो। तो जैसे ही दोबारा वैक्सीन वायरस से सामना होता है तो उम्मीद यही होती है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा आपको बचाएगा कोरोना वायरस की कॉम्प्लिकेशन से। तो आपका तो यही जवाब है कि फौरी तौर पे आप बेशक ना लगवाएं, लेकिन बाद में 3 से 4 महीने के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपनी वैक्सीन जरूर लगवा लें। और ये कहा जाता है साइंस की दुनिया में कि अगर आपको कोविड हो चुका है पहले और एक सिंगल शॉट भी आप लगवा लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको फायदा देती है। इतना फायदा दे देती है कि सेकंड डोज जब लगती है तो उसके में मजीद इजाफा आमतौर पे नहीं होता। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवालात और उनके जवाबात। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।